गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। लेट कैसे थे भाई दोनों? लेट उठे थे, लेट सोए थे। हाँ, पता है कि मॉर्निंग में क्लासेस है उसके बाद भी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओईटी राइटिंग। क्या है ओईटी राइटिंग? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ओईटी राइटिंग का नाम सुनते ही ना डर जाते हैं कि पता नहीं राइटिंग में क्या ही हम कुछ लिखेंगे, ऐसी क्या चीज़ है, क्या रॉकेट साइंस लगा रखी है, ऊपर से पता नहीं किस टाइप के वर्ड्स हैं जो आपसे राइटिंग लिखी नहीं जाती, और सबसे कम मार्क्स भी रहता है राइटिंग में मोस्टली स्टूडेंट्स का हु आर डूइंग जीएनएम और हु आर नॉट अटेंडिंग देयर क्लास रेगुलरली एट कॉलेज टाइम, या कहूँ काफ़ी लंबा बीच में गैप आ जाता है उनकी स्टडी के, जॉब करते हुए 3 से 4 साल 5 साल, और उसके बाद फिर आप राइटिंग लिखने बैठते हो। अपना इंडिया में क्या होता है ना कि सिंपल हम लिखते हैं लेटर, मतलब आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, मोस्ट ऑफ के मैंने कल भी लेटर्स चेक किए थे कि हाँ दैट यूज़ कर रहे हो, भी यूज़ कर रहे हो, स्कूल वाला सिस्टम फॉलो कर रहे हो, जबकि ओईटी राइटिंग ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे है। क्या क्या टिप्स हैं जो आपको ओईटी राइटिंग को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी, वो मैंने मोस्ट ऑफ तो इस पर उतार रखा है। जब मैं मेरी खुद की तैयारी करता था तो मैंने किस किस चीज़ पे फोकस किया था और जिसकी वजह से मेरी बी ग्रेड आई थी। तो इन्हीं चीज़ों पे मोस्टली आपको फोकस करना है, इससे ज़्यादा अगर आप कर ले तो वेल एंड गुड है। एल्स जो बेसिक टर्म्स हैं जो जो आपको राइटिंग के लिए चाहिए, या किस किस चीज़ पे आपको फोकस करना है जो कि आप ऑनलाइन क्लासेस से नहीं कर पाते हो, वो मैं आपको यहाँ वाइट बोर्ड पे भी सारा का सारा समझा रहा हूँ। बस आपको इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है, इससे बाहर कोई चीज़ ना तो करने की ज़रूरत है, करते हो तो अच्छी बात है आपके लिए, एलसीसी से आपका बी ग्रेड बिल्कुल आराम से आ जाएगा। तो वेरी फर्स्ट चीज़ थी कि ओईटी राइटिंग होता क्या है, नीरज बता पाओगे? ओईटी राइटिंग सर, ओईटी टेस्ट के लिए हमें एक लेटर लिखना होता है, उसमें हमें लाइक जो भी जॉब करते हैं वहाँ तो लेटर लिखते हैं किसी भी रिसिपिएंट को, उनकी कंडीशन के बारे में बताते हैं, उसके बारे में। बेटा शिवांगिनी, रिसिपिएंट कौन कौन हो सकता है? सर रिसिपिएंट हो सकता है जैसे कि अगर मैं कोई लेटर लिख के भेजना है, कोई अदर मेडिकल वर्कर्स हैं तो उनको भेज सकते हैं, वो रिसिपिएंट हो सकते हैं, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो या फिर डॉक्टर्स हो या फिर फिजिकल जो फिजिशियंस होते हैं वो हो सकते हैं रिसिपिएंट्स। ठीक है, sit down please. चेतन, मैंने एक वर्ड लिखा है जीपी, जनरल प्रैक्टिशनर। जनरल प्रैक्टिशनर। अगर इंडिया में बात करें तो कौन होता है जनरल प्रैक्टिशनर? डॉक्टर कौन सा? काइंड ऑफ एमबीबीएस डॉक्टर, एमओ जिसको मेडिकल ऑफिसर बोलते हैं। सिट डाउन प्लीज। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। ओईटी राइटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए हम लिखते हैं और क्या इसका मेन पर्पस रहता है? वेरी फर्स्ट तो ये लेटर लिखा जाता है एक हेल्थ केयर वर्कर द्वारा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर द्वारा, अनदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। वो कोई भी हो सकता है, आपका फर्स्ट लाइनर भी हो सकता है, सेकंड लाइनर भी हो सकता है, या इन टर्म्स ऑफ पेशेंट का फैमिली मेम्बर हो सकता है, पेशेंट का जनरल प्रैक्टिशनर, पेशेंट का डॉक्टर हो सकता है, पेशेंट का फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, डाइटिशियन, या नेक्स्ट टू किन मतलब कोई भी फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, या कम्युनिटी हेल्थ नर्स को आप लेटर लिख सकते हो, किसी अनदर डॉक्टर को लिख सकते हो, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को लिख सकते हो, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को, न्यूरोसर्जन को, न्यूरोलॉजिस्ट को, कार्डियोलॉजिस्ट को, पेशेंट की कंडीशंस के बारे में बताने के लिए, पेशेंट की कंडीशन को अपडेट करने के लिए कि दैट पर्टिकुलर पेशेंट एडमिट इन आवर डिपार्टमेंट एंड दैट्स आर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ इवेंट्स which happen in our hospital yeah at our stay, and you have to do that particular assessment and further management for this patient, or you have to do any kind of surgery or any kind of rehab या डाइटरी मॉडिफिकेशंस। वो जो भी रिसिपिएंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको बताओगे सारा का सारा। उसके साथ के साथ अब जो लेटर लिख रहा है वो कौन हो सकता है? वो एक नर्स हो सकती है, रजिस्टर नर्स, चार्ज नर्स, वो टाइटल्स दिए हुए होते हैं वहाँ पे, किसको? मेनली डॉक्टर्स को। अब उसमें क्या होता है, जो डॉक्टर क्या हो सकता है, तो खुद के हॉस्पिटल का हो सकता है या किसी दूसरे हॉस्पिटल का, या ये हो सकता है कि नर्स अपने डिपार्टमेंट से मान लो वार्ड में वर्किंग है, वार्ड से पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे वार्ड में, तो उस वार्ड की नर्स दूसरे वार्ड की नर्स को क्या लिखेगी? लेटर लिखेगी कि ये पेशेंट की कंडीशन आपको ये केयर इसको प्रोवाइड करनी है।
या मान लो कोई अपना छोटे लेवल पे हॉस्पिटल है, उससे बड़े हॉस्पिटल पे पेशेंट को भेजना है, फिर वहाँ से नर्स उसकी इनिशियल फाइंडिंग्स जो जो उन्होंने चेक किया है, जो जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है, कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, फिर उसको फर्दर जहाँ पे पेशेंट लेके जाएंगे वहाँ पे देंगे, ताकि डॉक्टर उसको क्विक रिव्यू करे, या जो भी वहाँ पे चार्ज नर्स है वो उसको देखे, या नर्स इंचार्ज है कि हाँ पेशेंट की ये कंडीशंस थी, ये ट्रीटमेंट हो रखा है, वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें एज सून एज पॉसिबल। ये है मेन उसका व्यू कि हाँ पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट के बारे में, व्हाट अबाउट डाटा पेशेंट का, वो डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को अच्छे से समझ में आ जाए और कोई भी एरर होने के चांसेस ना रहे। दूसरा है फिर लैंग्वेज। इन इंडिया हम हमेशा ना इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं, स्कूल टाइम्स तक भी हम इनफॉर्मल है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स है, लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल लेटर्स लिखते हो, प्रोफेशनल लेटर्स लिखने का मतलब है कि जब आप एक स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्रिहेंसिव टाइप में एंड रिफाइंड वर्जन ऑफ लेटर लिखते हो, कि बिल्कुल साफ सुथरा छोटे से शब्दों में लिखा है और पूरा का पूरा उसका मतलब समझ में आ जाए डॉक्टर को एक बार पढ़ते के साथ। कुछ स्पेसिफिक वोकैब्स होती हैं, गिनती की वोकैब है 50 से 8, वही आपको याद करनी होती है, उन्हीं में सारा खेल होता है ओईटी लेटर का। अब किन किन बातों पे आपको फोकस करना है वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। वेरी फर्स्ट थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर स्टार्ट ओईटी राइटिंग: अंडरस्टैंड राइटिंग टास्क कंप्लीटली। अंडरस्टैंड राइटिंग टास्क मतलब जो भी आपको राइटिंग टास्क मिला है वो आप पूरा रीड आउट करते हो कि हाँ राइटर क्या तो उसमें लिखेगा, या रिसिपिएंट को क्या लिखना ज़रूरी है, और कौन कौन सी ऐसी पेशेंट की इनिशियल फाइंडिंग्स है जो आपको लिखनी है रिसिपिएंट को लेकर। केवल राइटिंग टास्क में बहुत सारा डाटा दिया हुआ होता है, उसमें से अपने को पर्टिकुलर चूज करना होता है एज पर द रिसिपिएंट। अब जैसे डाइटिशियन को हमें लिखना है तो हम डाइटिशियन के रिगार्डिंग डाटा लिखेंगे, या हमें न्यूरोलॉजिस्ट को लिखना है तो न्यूरोलॉजिस्ट के रिगार्डिंग लिखेंगे। उसके बाद है हु आर द रिसिपिएंट। आप लेटर किसको लिख रहे हो राइटिंग टास्क पढ़ने के बाद, ताकि आपको एक रफली आइडिया आ जाए कि आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चूज करनी है। चूज द इन्फॉर्मेशन करेक्टली। रिलीवेंट डाटा कौन सा है, इररिलेवेंट डाटा कौन सा है, तो आपको राइटिंग टास्क मिलेगा उसमें जो रिलीवेंट डाटा है। रिलीवेंट बोले तो जो डाटा आपको लेटर में लिखना है बस उसको आप टिक मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो पेंसिल से, ताकि आपको याद रहे कि सिर्फ यही डाटा लिखना। मान लो आपको राइटिंग टास्क 3 पेज का दे रखा है और उसमें से इन्फॉर्मेशन है सिर्फ 6 लाइन में, तो आपको बस वो 6 लाइन ही चूज करनी है, बाकी की बाकी जो 3 पेजेस हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको छोड़ देनी है। ये नहीं है कि आप ये देखो कि 4 पेज का राइटिंग टास्क है, बहुत बड़ा राइटिंग टास्क हो गया, हम कैसे लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर हो सकता है कि 2 पेज देखे, 2 पे ही इतनी इन्फॉर्मेशन की सारी रिलीवेंट है, सारी की सारी आवश्यक है, वो इन्फॉर्मेशन आप कैसे रखोगे। फिर आपको करना पड़ेगा लेटर को कंसाइज, संक्षिप्त, छोटा, रिफाइंड, और जो आपका ओईटी क्राइटेरिया है 25 लाइन्स का, 280 वर्ड्स का, जस्ट आपको उसी के अंदर रखना पड़ेगा 200 to 280 वर्ड्स, कि उससे ज़्यादा वर्ड्स ना जाए, उससे कम वर्ड्स ना रहे, एल्स आपके मार्क्स कटेंगे। देन हु इज़ द राइटर, वो आपको वेरी फर्स्ट जब आप राइटिंग टास्क पढ़ते हो ऊपर ही लिखा मिल जाएगा, यू आर ए चार्ज नर्स, यू आर ए रजिस्टर नर्स, यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए जीपी, वो वहीं से आपको पता चल जाएगा। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं इस पोजीशन पे काम कर रहा हूँ और मेरे को ये डिटेल्स लिखनी है पर्टिकुलर डॉक्टर को लेके, ये मेरे रोल है। व्हाट इज द पर्पस, वेरी फर्स्ट पैराग्राफ आपको ओईटी लेटर में बनता है पर्पस, कि हम लेटर को किस लिए लिख रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, क्या इंटेंशंस है राइटर की लेटर लिखने की, या रिसिपिएंट को लेटर लिखने की, जो भी आ रहा है मना कर दो उसको। देन आ गया व्हाई दिस, ओए बैठे बैठे क्या तो बेटा इधर से टाइम खराब मत करो, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। व्हाई दिस लेटर इज टू बी रिटन, लेटर को क्यों लिखेंगे, ये पॉइंट भी हो गया क्लियर। उसके बाद था, यहाँ से कहाँ स्टार्ट कर रहा मैं ना, करेक्ट यूज ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल सेंटेंसेस। करेक्ट यूज सिंगुलर एंड प्लूरल मतलब बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई होती हैं, काफ़ी सारी होती है, उनको हमें चंक्स में करना होता है, स्मॉल करना होता है, और उसके बाद अपने को ध्यान रखना है सिंगुलर और प्लूरल का। जैसे मेडिकेशंस है, ट्रीटमेंट्स हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस है, कि किस में एस लगेगा, किस में एस नहीं लगेगा, सबसे ज़्यादा गलतियाँ इधर होती हैं और उसके मार्क्स भी आपके कटते हैं। फिर था इधर
in which tense you write your letter, either it is present or past और future, उसमें भी आपका फिर फर्दर उनके क्लासिफिकेशंस में है कि पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। वो सारी की सारी चीज़ें आपको टेंसेस का रखना पड़ेगा। सारे के सारे टेंस याद करने की जरूरत नहीं है, मुश्किल से 2 या 3 टेंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। कि ये टेंसेस क्योंकि कंटिन्यू में अगर कुछ इवेंट हो रखे होते हैं, पास्ट में कोई सर्जरी हो चुकी है, ट्रीटमेंट दे चुका है तो पास्ट में रहेगा, अभी कंटिन्यू ऑनगोइंग ट्रीटमेंट है तो प्रेजेंट में रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू करना है अपने को, मान लो फिजियोथेरेपी टू बी इनिशिएटेड या कंटिन्यूसली आपको पेशेंट को चाहिए होम विजिट या ड्रेसिंग चेंज, क्योंकि फ्यूचर में भी पेशेंट को चाहिए, तो सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो भी कंटिन्यू चलेंगे, तो उसमें फिर फ्यूचर में भी लिखना पड़ेगा अपने को लास्ट में रिक्वेस्ट पैराग्राफ में, अगर अपने को रिक्वेस्ट डालनी है तो। ये टेंसेस के बारे में बताया। एंड वेयर टू यूज आर्टिकल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल्स का करेक्ट यूज आप कैसे करोगे, ए कहाँ यूज़ करोगे, एन कहाँ यूज़ करोगे, दी कहाँ यूज़ करोगे। जैसे मैंने लिख दिया कि एक्सरे, एक सिंगल सा वर्ड है एक्सरे, एक्सरे से पहले ए आएगा, एन आएगा, एन। बहुत सारे बच्चों की अराउंड 90% स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। एक्सरे वाज रिवील लिख दिया, एक्सरे ए एक्सरे वाज रिवील लिख दिया, ए यूज़ करेंगे एक्सरे से पहले, अल्ट्रासाउंड से पहले एन। वेरी गुड। तो ए और एन पे स्पेशली फोकस करना है। फिर वाज वर्ब की फॉर्म्स पे, अगर आप पास्ट में लिख रहे हो कौन सी फॉर्म यूज़ करोगे, कौन सी नहीं, वाज वर्ब का बहुत ध्यान रखना है। उसके साथ जो वर्ब यूज़ करोगे वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। उसके लिए हम एक और लेक्चर बनाएंगे पूरा राइटिंग पे, काफ़ी अच्छे से ग्रामर पे, वो 1 से 2 घंटे का रहेगा। उसमें सारे के सारे राइटिंग्स के आपके जो डाउट्स रहेंगे ना आपके खुद के करने के बाद, वो मैं क्लियर कराऊंगा। देन अगर बात करें यूज फॉर्मल फ्रेजेस इंस्टेड ऑफ कैजुअल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल फ्रेजेस क्यों? बिकॉज आप लिख रहे हो एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल लेटर, एक पर्टिकुलर प्रोफेशंस को डेडिकेट कर रहा है, पर्टिकुलर एक डॉक्टर को डेडिकेट कर रहा है, जो कि आपसे बाय पोस्ट भी बाय एजुकेशन हर एक चीज़ में हायर है, उस टाइप को लो। लेकिन जब प्रोफेशनल थिंग्स आप लिखते हो एक दूसरे को, तो टोन शुड भी प्रोफेशनल। जैसे आप मेल लिखते हो किसी को, लास्ट में विद रिगार्ड्स लिखते हो, फिर नाम लिखते हो, या आप सिंपल स्कूल लेटर्स लिखते थे पहले, हम खुद भी लिखते थे, क्या लिख देते थे, योर्स ओबीडिएंटली, योर्स ट्रूली, थैंकिंग यू, ऐसे कुछ होता था ना। लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता है। मेल्स में तो चलो आपने लिख दिया आई होप यू फाइंड वेल, प्लीज़ एक्नॉलेज माई मेल, जिस टाइप में, या फिर नीचे विद रिगार्ड्स विकास ऐसे करके मेंशन कर दिया। तो लेटर्स में ऐसे नहीं होता, उसका कंप्लीट ओपनिंग होती है, कंप्लीट क्लोजअप होता है और कंप्लीट रिक्वेस्ट पैराग्राफ होता है। एक फॉर्मेट बनाया गया, उसी फॉर्मेट में उसको लिखते हैं। लास्ट में योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर नेम, योर टाइटल, योर हॉस्पिटल नेम एंड योर लोकेशन नेम, वो सारी चीज़ें मेंशन करते हैं ताकि रिसिपिएंट को हर एक चीज़ क्लियर हो जाए एक बार पढ़ने के साथ। क्लियर? फिर दूसरा, यू हैव टू नीड टू अंडरस्टैंड हैज, हैड, हैज बीन एंड हैज बीन। ये वर्ड्स अराउंड हर एक लेटर में यूज़ होंगे टेंसेस के साथ। जौन सा टेंस आप यूज़ करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको हैज़, हैड, हैज़ बीन, हैड बीन, हैज़ बीन ये यूज़ करने हैं। इसका प्रॉपर यूजेज आपको पता होना चाहिए कहाँ लगेगा। और इसके ट्राई टू मेक सम सिंपल सेंटेंसेस ऑन योर ओन, अराउंड 5 to 10 सेंटेंसेस। दिस वन क्लियर हो गया? ये भी क्लियर, ये भी बता दिया, ये बता दिया। फोकस कीवर्ड्स, फोकस कीवर्ड्स का मतलब जो है ना, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, सिंबल्स हैं। फ्रैक्चर्स के लिए साइन बना देंगे, वो 12/24 लिख दिया, 1/7 लिख दिया, 30/52 लिख दिया। तो इनका क्या मतलब रहता है? वो टाइम्स को इंडिकेट कर रहे हैं, डेज को कर रहे हैं, वीक्स को कर रहे हैं, ईयर को कर रहे हैं। आपको उस चीज़ पे भी फोकस रखना है। मंथ्स के बारे में बता रहे हैं, वो कीवर्ड्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा था। अंडरस्टैंड द अब्रीविएशंस, जो शॉर्ट्स फॉर्म और अब्रीविएशंस यूज़ करेंगे आपको उस पर भी स्टिक रहना है कि हाँ कि ये वर्ड उसने यूज़ कर रखा है। और आपको डिक्टो मतलब डिक्टो कॉपी पेस्ट नहीं करना है। डिक्टो कॉपी पेस्ट का मतलब कि जैसे लेटर में लिखा है आपने इन्फॉर्मेशन वैसे के वैसे उठा के सेम लाइन अपने लेटर में पुट नहीं करनी है। अगर आप वो करते तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। कोज आपको उसका सिनोनिम्स
और दूसरे वाली वो कैब यूज़ करनी है, उसको वो वहाँ पे हो सकता है इनफॉर्मल में दिया हो, आपको फॉर्मल में चेंज करके लिखना है, और रिक्वेस्ट करते हुए, ना कि ऑर्डर देते हुए। सामने वाले पर्सन को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो बहुत ही विनम्रता से, ये नहीं कि आप उसको बोल दो कि आई गिव यू ऑर्डर, यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग, नॉट लाइक दैट। कल किसी एक स्टूडेंट ने लिखा था, चैतन्य ने लिखा था, यस ने तो लिखा था, तो वो नहीं चलेगा। यू हैव टू रिक्वेस्ट। फोकस ऑन टेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ये बोलता है कि ओईटी बगैर टेंसेस की हो जाएगी भाई, तो वहम है, दिमाग से निकाल देना। टेंसेस इतने मुश्किल नहीं है, सिर्फ 4 से 5 घंटे पढ़ने आपको टेंसेस, उसी से आपकी ओईटी हो जाएगी। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं कि ये लो रटे रटाए पैराग्राफ है, इनमें अपने क्वेश्चंस पुट कर दो, ठीक है, उसमें आप लिख दोगे, लेकिन आगे क्या इन फ्यूचर, जब आपको यही पता नहीं चलेगा आपको सेंटेंस बनाने कैसे हैं। रटे रटाए स्ट्रक्चर में आपको दे देता हूँ 4 वर्ड यहाँ लिख देना, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। और अपने का मेन मोटिव है सिर्फ ओईटी क्रैक ही नहीं करना, अपनी नॉलेज को भी इन्हेंस करना है। अगर सिर्फ ये कि हाँ ओईटी क्रैक करना, नॉलेज नहीं बढ़ानी, तो बात अलग है, फिर तो आप रटे रटाए सेंटेंस लिख सकते हो। या सिर्फ ओईटी की बात नहीं, आइल्स का भी सेम है कि हाँ रट्टाफिकेशन करो, रट्टाफिकेशन किसी काम नहीं आनी है, अपना अच्छे से माइंड में क्लियर करो, कल हो सकता है कोई और भी टेस्ट क्लियर करना पड़ जाए, सिर्फ यहीं ओईटी पे ही फोकस क्यों रहना, आगे की तो करना है, तो जो भी पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो, एल्स पढ़ो ही मत फिर। विच वर्ड शुड बी कैपिटलाइज्ड, एक फोकस करना है आपको, कैपिटलाइज कौन कौन से वर्ड होंगे, कैपिटलाइजेशंस के रूल क्या हैं, मेडिसिन के नाम के आगे हैं, सर्जरी के नाम के आगे है, नाउन प्रोनाउन है, कोई पर्सन है, उन सब में कि कहाँ पे वर्ड्स कैपिटलाइज होगा। और दूसरा है प्रीपोजिशंस आपका, अपोस्ट्रॉफ्स, ब्रैकेट्स, क्या बोलते हैं ब्रैकेट्स को, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, पैरेंथेसिस, राइट, स्मॉल ब्रैकेट्स, वो किधर यूज़ होंगी किधर यूज़ नहीं होंगी, या ब्रैकेट्स के बाद कोमा आएगा, फुल स्टॉप आएगा, क्या आएगा, कोमा और फुल स्टॉप पे आल्सो यू हैव टू फोकस वेरी केयरफुली, वहाँ से भी आपके मार्क्स कटते हैं, सेंटेंस अलग होते हैं, कोमा से और फुल स्टॉप से ही कंफर्म होते हैं। गॉट इट बेटा? ब्लैक बोर्ड से व्हाइट बोर्ड से कोई पॉइंट बचा तो नहीं है? ये भी हो गया, ये बता दें, ये बता दें। इससे अलग किसी का डाउट? एनी डाउट? अभिषेक लेट थे। सर वो कैपिटल वाला नहीं बताया शायद। कैपिटल वाला बेटा भी बताया था लास्ट में कि वर्ड्स, किन वर्ड्स को हम कैपिटलाइज करेंगे, कौन से पर्टिकुलर वर्ड को कौन से सेंटेंसेस में कौन सा वर्ड है जो कैपिटलाइज होगा, उस पर अपने को फोकस करना है। वो मेडिकेशन नाम का नेम है, सर्जरी का नेम है, पर्सन का नाम है, पेशेंट का नेम है, डॉक्टर का नेम है, क्या है, या किसी मेडिसिन का ब्रांड नेम है, ये सारी चीज़ें। दूसरा है फिर शॉर्ट फॉर्म। OET occupational English test is an English test, not your nursing और medical knowledge test। तो आपको अपनी मेडिकल और नर्सिंग नॉलेज को साइड में रख देना है, उसको अंदर मत घुसाना राइटिंग टास्क में या लेटर के अंदर। आपको सिर्फ फोकस करना है जो आपको एक राइटिंग टास्क मिला है, और उस पर भी सिर्फ इतना फोकस करना है जो जो उसमें लिखा है, उससे बाहर का कहीं दिमाग नहीं लगाना। उससे बाहर का दिमाग बस ये लगाना है इसकी जगह पे आप कौन सी दूसरी वोकैब यूज कर सकते हो जो कि फॉर्मल लगे, रिक्वेस्ट लगे, ये नहीं कि आप ऑर्डर दे रहे हो। या फिर दूसरा जो मैं बता रहा था कि जब आप लेटर लिखोगे या जोन से वर्ड्स आप यूज़ करोगे उनका चूज़ करना है आउटसाइड योर माइंड, वो आपको सोचने हैं। एल्स टोटली स्ट्रिक ऑन द राइटिंग टास्क दैट यू हैव टू रिटर्न, और जो जो उसमें इंफॉर्मेशन है बस वही चूज़ करनी है, एक्स्ट्रा अपनी तरफ से बेवजह की इंफॉर्मेशन ऐड ऑन नहीं करनी है, वही ऐड करनी जो पेशेंट से रिलेटेड हो, पेशेंट की सर्जरी से, डायग्नोसिस से, ट्रीटमेंट से और डेली लिविंग एक्टिविटीज़ से वो क्या करें, रिलेट करें। बेवजह एक्स्ट्रा ना डिटेल डालने की ज़रूरत है। अब मान लो हमने लेटर लिख दिया है किसी डाइटिशियन को डाइट के रिगार्डिंग, और हम उसमें लिख रहे हैं कि पेशेंट की ये सर्जरी हुई, आगे ये सर्जरी फिर होगी, पेशेंट सुबह एक्सरसाइज पे जाता है, पेशेंट एक्सरसाइज, और बात करें कि पेशेंट सुबह से हम हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है, चलो ये समथिंग डाइट से रिलेट हो गया कि इंटेंस एक्सरसाइज हो रही है। बट अगर उसमें पेशेंट को ये बोल दे कि पेशेंट अनेबल टू वॉक है, या पेशेंट का जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल में उसको राइडिंग पसंद है, स्विमिंग पसंद है, या पेशेंट कर रहा है यूज़ वॉकिंग एड्स यूज़ कर रहा है,
आगे वॉकिंग एड्स की इसको ज़रूरत पड़ेगी, आप अपना असिस्टेंस प्रोवाइड करवाओ वॉकिंग एड्स में। वॉकिंग एड्स लाइक तरह चीज़ या डंडे के सारे जब पेशेंट चलता है उनमें, तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है डाइटिशियन से। डाइटिशियन का डाइट से है, उससे रिलेटेड डायग्नोज से कि पेशेंट को डायबिटीज़ तो नहीं है, लो साल्ट डाइट तो नहीं है, रीनल डाइट तो नहीं है, हेपेटिक डाइट तो नहीं है, हाई प्रोटीन डाइट, लो प्रोटीन डाइट, लो सॉल्ट डाइट, लो हाई सॉल्ट डाइट या हेपेटिक डाइट, इस तरीके की डाइट पे तो नहीं है। तो डाइट पे ही फोकस करना होता है मेनली, और ईटिंग हैबिट्स को सुधारना होता है। दैट्स इट। इन चीज़ों पे राइटिंग का आपको फोकस करना है। अगर इन पे फोकस कर लिया तो ये मान लो आपकी ओईटी राइटिंग मुश्किल से आप 15 से 20 लेटर लिखोगे, आपकी बी ग्रेड आ जाएगी अच्छे से, जब आप इम्प्रूवमेंट करोगे। सर सिनोनिम के वर्ड्स की बात करनी सिनोनिम्स लिमिटेड वोकैबुलरी हैं। जैसे उन्होंने लिखा कि चेक वाइटल साइंस, आपको लिखना है चेक की जगह आपने मॉनिटर कर दिया, मॉनिटर वाइटल साइंस। या कमेंस्ड, पेशेंट कमेंस्ड ऑन पर्टिकुलर मेडिकेशंस, या यू इनिशिएटेड पेशेंट ऑन मेडिकेशंस एंड सम कनेक्टर्स आल्सो लाइक देयरफॉर, कल स्टूडेंट ने यूज़ किया था therefore additionally as well as given the above, during hospitalizations, consequently, subsequently, this type के connectors आप यूज़ कर सकते हो। furthermore, इस टाइप के कुछ और लिमिटेड वर्ड्स है जैसे in light of the above, given the above, and during initial assessment, during hospitalization, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेशेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। ये लिमिटेड वर्ड्स है जो आप चूज़ करके पहले ही आपने चूज़ कर रखे होते हैं, उसको जस्ट आपको पुट करने होते हैं। या फिर लास्ट लाइन होती है शुड यू हैव एनी क्यूरीज प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस, ये वाली लाइन हो गई। या रिक्वेस्ट में इट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड इफ़ यू कुड प्रोवाइड यूर असिस्टेंस, ये वाली चीज़ें हैं। या वेरी फर्स्ट लाइन जब आप पर्पस में लिख आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट and ongoing assessment like this। या फिर एक और लाइन जो मैं तो यूज़ करता था कि पेशेंट इज़ रिक्यूपरेटिंग वेल, पेशेंट तो नाम पेशेंट तो नहीं लिखते, पेशेंट नाम लिखते हैं, ही इज़ रिक्यूपरेटिंग वेल एंड नीड योर असिस्टेंस लाइक दैट। और पेशेंट इज़ बीइंग डिस्चार्ज टुडे फ्रॉम आवर फैसिलिटी इनटू योर केयर, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स हैं वो आई विल प्रोवाइड टू यू। और आप जैसे जैसे लेटर लिखोगे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर वर्ड आपको चूज़ करना है और ये लिख देना। क्लियर? ठीक है भाई, पास राइटिंग के बारे में इतना ही था। इससे ज़्यादा बताऊँगा तो आप कर भी नहीं पाओगे, ये सब करने में भी आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो जितना मैंने अभी बताया है इनके प्रॉपर पेज पे हेडिंग बना के उसके बारे में डिटेल मेंशन करनी है। डिटेल मेंशन के जो आपकी राइटिंग वाली बुक है उसी में फ्रंट पे बना लेना। 4 से 5 पेज अपने वोकैब के लिए फ्री छोड़ लेना, जो आपको वोकैब रीडिंग से मिल रही है, लिसनिंग से मिल रही है, उन सबको वहाँ लिखते रहो, उनके सिनोनिम्स चेक करते रहो। हर एक दूसरे से इंटरलेट होता है। यहाँ सोचते हैं कि राइटिंग अलग है, रीडिंग स्पीकिंग अलग है, वर्ड्स काउंट्स लगभग सेम ही रहता है, आपका वर्ड्स चूजन सेम रहता है। सॉरी, कि किस टाइप का वर्ड यूज़ करें, कोई आपको टोटली हर एक में आपको फॉर्मल लैंग्वेज ही मिलेगी। स्पीकिंग में फॉर्मल यूज़ करनी है, लिसनिंग में भी है, रीडिंग में भी है, जो लिखी होती है फॉर्मली लिखी होती है वहाँ पे। गॉट इट? ओके।